दोस्तों आज शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखिए। देख लिया? अब अगला वीडियो देखते हैं। दोनों महिला लीडर्स का आपस में बड़ा प्यार है। चलिए अब अगली वीडियो देखते हैं। Hello from the Melody team. भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, जापान की पीएम सनाए तकाइची और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। पीएम मोदी और तकाइची की केमिस्ट्री अभी हाल ही में हमें देखने को मिली है। हमारे पीएम ने तकाइची को अपनी छोटी बहन बताया। वहीं पीएम मोदी की इटली की मेलोनी से दोस्ती कितनी अच्छी है वो तो सारा इंटरनेट जानता है। लेकिन आज हमने इन तीनों की बातचीत एक साथ भला क्यों की है? दोस्ती से आगे एक और चीज़ है जो इन तीनों को जोड़ती है। वो क्या है जानने के लिए आप वीडियो आगे देखते रहें और पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों ग्लोबल पॉलिटिक्स में मित्रता अचानक नहीं बनती। देशों के रिश्ते सिर्फ डिफेंस डील्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स से तय नहीं होते। कई बार नेताओं की पर्सनल केमिस्ट्री भी इतिहास की दिशा बदल देती है। पिछले कुछ वर्षों में अगर आपने ग्लोबल समिट्स को ध्यान से देखा होगा तो एक दिलचस्प पैटर्न बार बार उभर कर आया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची, तीन अलग अलग महाद्वीप, तीन अलग अलग संस्कृतियाँ, लेकिन इन तीनों के बीच ऐसा कनेक्शन है जिसे शायद दुनिया अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। सबसे पहले जरा आप भारत की तरफ चलते हैं। साल 2014 से पहले का भारत याद कीजिए। लगभग 2.5 दशक तक देश कोएलिशन पॉलिटिक्स के दौर से गुजरा। 1989 से लेकर 2014 तक भारत में कई सरकारें बनी, कई प्रधानमंत्री आए और गए, कभी माइनॉरिटी गवर्नमेंट, कभी कोएलिशन वाली सरकार, कभी सपोर्ट वापस लेने की धमकियां, नीतियां बनती गई, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन अक्सर राजनीतिक मजबूरियों में उलझ जाता था। फिर 2014 में पहली बार 30 साल बाद किसी एक पार्टी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2019 में उससे भी बड़ा मैंडेट मिला और 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार बनी। दुनिया ने भारत को पहली बार एक देश के रूप में देखना शुरू किया जहां स्टेबिलिटी थी। अब जापान पर नज़र डालिए। दुनिया जापान को हमेशा टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में जानती है, लेकिन राजनीति की कहानी उतनी स्थिर नहीं रही। खासकर 1990 के दशक के बाद और फिर 2006 से 2012 के बीच जापान ने कुछ ही वर्षों में कई प्रधानमंत्री बदलते देखे। इन्वेस्टर्स का भरोसा प्रभावित हुआ और पॉलिसी डायरेक्शन भी बार बार बदलती रही। इसके बाद शिंजो अबे ने सत्ता संभाली और लंबे समय तक स्थिर नेतृत्व दिया। इसी कंजर्वेटिव ट्रेडिशन की एक मजबूत आवाज़ है सनाए तकाइची, जिन्हें जापान की राजनीति में कल्चरल आइडेंटिटी, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर जोर देने वाली नेता माना जाता है। तकाइची उस सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसने जापान के कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स को नई दिशा दी। अब आते हैं इटली पर। अगर भारत कोएलिशन पॉलिटिक्स का उदाहरण था तो इटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का विश्व रिकॉर्ड रखने वाले देशों में गिना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ दर्जनों सरकारें बदली और लगभग हर कुछ साल में नया प्रधानमंत्री देखने को मिला। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इटली की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी, लेकिन 2022 में जॉर्जिया मेलोनी सत्ता में आई। उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली लंबे समय से नेशनल आइडेंटिटी, कल्चरल रूट्स और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की बात करती रही है। मेलोनी के आने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि इटली को स्टेबल लीडरशिप मिली है जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स की बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर बात कर रही है। आपको इन तीन देशों में क्या समानता दिखी? कमेंट में ज़रूर लिखना मित्रों। पहली समानता है, तीनों सिर्फ मॉडर्न नेशन स्टेट्स नहीं हैं बल्कि सिविलाइजेशनल नेशंस हैं। भारत अपनी हज़ारों साल पुरानी सभ्यता पर गर्व करता है। जापान अपनी इंपीरियल ट्रेडिशन और सांस्कृतिक निरंतरता को आज भी संजोए हुए है। इटली सिर्फ एक यूरोपियन देश नहीं है बल्कि रोमन सिविलाइजेशन की विरासत का केंद्र है। तीनों देशों की राजनीति में कल्चरल आइडेंटिटी कोई शर्म की बात नहीं बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बन चुकी है। दूसरी समानता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
तीनों देशों ने अलग अलग समय पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दर्द झेला है और तीनों ने महसूस भी किया है कि अगर हर 2 या 3 साल में सरकार बदलती रहे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रभावित होती है। इसीलिए स्टेबल लीडरशिप केवल चुनाव जीतने का मामला नहीं बल्कि नेशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन गई। यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी, जॉर्जिया मेलोनी और सनाए तकाइची एक मंच पर दिखाई देते हैं तो वो सिर्फ प्रोटोकॉल मीटिंग नहीं लगती। आपने G7 समिट के दौरान मेलोडी वाला मोमेंट ज़रूर देखा होगा। सोशल मीडिया ने उसे मीम बना दिया, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसे मोमेंट्स का महत्व होता है। कैमरे के सामने सहज मुस्कुराहट, बिना झिझक बातचीत और बार बार होने वाली वार्म इंटरैक्शन ये संकेत देती हैं कि दोनों नेताओं के बीच प्रोफेशनल कंफर्ट मौजूद है। इसी तरह जापानी नेताओं के साथ पीएम मोदी की बातचीत भी अक्सर फॉर्मल डिप्लोमेसी से आगे जाते हुए दिखाई देती है, चाहे वे शिंजो अबे के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता रहा हो या सनाए तकाइची। दोनों देशों के रिश्तों में पर्सनल ट्रस्ट की भूमिका साफ दिखाई देती है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, किसी भी दो नेताओं की अच्छी केमिस्ट्री अपने आप में फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, लेकिन इतिहास बताता है कि जब पर्सनल ट्रस्ट और नेशनल इंटरेस्ट एक ही दिशा में चलते हैं तब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कहीं ज़्यादा मजबूत बनती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कई ऐतिहासिक गठबंधनों में भी यही देखने को मिला था। भारत, जापान और इटली के बीच भी यही तस्वीर धीरे धीरे बनती दिख रही है। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। दुनिया अक्सर तस्वीरों में मुस्कुराते नेताओं को देखकर उन्हें सिर्फ वायरल मोमेंट्स मान लेती है, लेकिन कई बार उन तस्वीरों के पीछे जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कहानी छिपी होती है। बाकी दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।